कभी ये सोचकर थोड़ी खीज हुई है कि क्यों कुछ सेल्स वाले बस अपनी रट लगाए रहते हैं? हाँ, ये होता है। मतलब ग्राहक की असली परेशानी समझने की कोशिश ही नहीं करते और फिर मौके भी गंवा देते हैं। ऐसा लगता है वो कहीं और ही हैं। बिल्कुल, ये काफी आम है और कई बार ना बेचने की धुन में ग्राहक और उसकी जरूरतें जैसे पीछे रह जाती हैं। हाँ, कनेक्शन ही नहीं बन पाता। सही। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। एक ऐसा तरीका है जो कहता है भाई बेचना बंद करो, मसले सुलझाना शुरू करो। हमारी ये जो पड़ताल है ये गैप सेलिंग नाम की एक सोच पर आधारित है। इसके कुछ अहम नुक्ते हैं हमारे पास। हाँ, और ये वाकई सोचने का एक अलग नजरिया है। तो आज का मकसद क्या है? देखिए, आज कोशिश यही है समझने की कि ये जो पारंपरिक तरीके हैं बेचने के, उनसे ये अलग कैसे है। यहाँ सारा ध्यान प्रोडक्ट बेचने पर नहीं है, अच्छा। बल्कि ग्राहक की मुश्किलों को समझने और उनका हल निकालने पर है। हमें ये देखना है कि ग्राहक की मौजूदा हालत, जिसे करंट स्टेट कहते हैं, हाँ, करंट स्टेट, और वो जहां पहुंचना चाहता है यानी फ्यूचर स्टेट, इसके बीच का जो फासला है, जिसे गैप कहा गया है, उस पर ध्यान देना क्यों ज्यादा असरदार है। मतलब ये सिर्फ बेचने की टेक्निक नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सोच का बदलाव है, एक माइंडसेट शिफ्ट है। दिलचस्प। और इसी गैप सेलिंग का निचोड़ जो आपने कहा, वो है स्टॉप सेलिंग, स्टार्ट सॉल्विंग। बिल्कुल। तो चलिए इन विचारों को थोड़ा और खंगालते हैं, देखते हैं ये असल में काम कैसे करता है। पहला सवाल तो यही आता है, ये बेचने और समाधान देने में बुनियादी फर्क क्या है? ट्रेडिशनल तरीका तो हम सब जानते हैं। हाँ। फीचर गिनाओ, फायदे बताओ, बस। हाँ, वो तरीका पूरी तरह से प्रोडक्ट पर केंद्रित होता है। हमारे प्रोडक्ट में ये है, वो है, लेकिन इससे ग्राहक जुड़ नहीं पाता कई बार। गैप सेलिंग का नजरिया कहता है, और ये स्रोत में भी है, ग्राहक प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन खरीदता है। अच्छा। ये सुनने में तो आसान लगता है, हाँ। पर इसके मायने बहुत गहरे हैं। मतलब लोग आपकी चीज की लिस्ट देखकर नहीं खरीदते, वो ये देखते हैं कि ये चीज उनकी किस तकलीफ को दूर करेगी या किस इच्छा को पूरा करेगी। लेकिन क्या ये सिर्फ कहने का अंदाज बदलने वाली बात है या वाकई इसमें कुछ और है? कहीं ये बस शब्दों का हेरफेर तो नहीं? नहीं, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये सोच का बुनियादी फर्क है। जब आप समाधान देने पर ध्यान लगाते हैं ना, तो आपका नजरिया अपने आप ग्राहक केंद्रित हो जाता है। ग्राहक केंद्र। हाँ, मकसद सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचना नहीं रहता, बल्कि उस गैप को भरना बन जाता है जिससे ग्राहक जूझ रहा है। अच्छा, तो ये समझना कि वो आज कहाँ है, कल कहाँ पहुंचना चाहता है। बिल्कुल। और फिर ये दिखाना कि आपका समाधान उस सफर में एक पुल कैसे बन सकता है। यही असली काम है। ये रिश्ते बनाने की प्रक्रिया है, सिर्फ सौदा करने की नहीं। ठीक है, तो फिर ये गैप क्या वाला है, जरा इसे ठीक से समझाइए। स्रोत कहता है कि ये ग्राहक की मौजूदा स्थिति, करंट स्टेट, और जहां वो पहुंचना चाहता है, फ्यूचर स्टेट, के बीच का अंतर है। हाँ, बिल्कुल। मौजूदा स्थिति यानी अभी की हकीकत, क्या चुनौतियां हैं, क्या रुकावटें हैं, क्या दर्द है, क्या फ्रस्ट्रेशन है। और भविष्य की स्थिति यानी वो आदर्श मंजिल क्या है, लक्ष्य क्या है, क्या उम्मीदें हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। ठीक है। इन दोनों के बीच का जो फासला है, जो खाली जगह है, वो ही गैप है। और एक अच्छे सेल्स पर्सन का काम सिर्फ अपना सामान दिखाना नहीं है, बल्कि पहले इस गैप को पहचानना और शायद ग्राहक को भी इसके बारे में सोचने पर मजबूर करना, उसे जागरूक करना है। यहाँ स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है, जितना बड़ा गैप होगा उतनी ज्यादा अर्जेंसी और उतना ही पावरफुल आपका सॉल्यूशन लगेगा। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब अगर ग्राहक को यह शिद्दत से महसूस हो जाए कि भाई उसकी मौजूदा और मनचाही स्थिति में बहुत बड़ा फासला है, तो समाधान की जरूरत अपने आप बढ़ जाएगी। हाँ, क्योंकि वो गैप ही ग्राहक के लिए या तो किसी तकलीफ का, किसी दर्द का कारण है, या फिर किसी बड़े मौके का प्रतीक। अच्छा। अगर गैप मामूली सा है तो शायद ग्राहक सोचेगा चलो यार ठीक है, काम चल रहा है, चलने दो। हाँ, टाल देगा। हाँ, लेकिन अगर गैप बड़ा है, यानी या तो मौजूदा हालात बहुत परेशान करने वाले हैं या भविष्य का नजारा बहुत ही लुभावना है, तो फिर उस गैप को भरने की तड़प या इच्छा बहुत तेज हो जाती है। तब आपका समाधान सिर्फ एक अच्छा होता अगर मिल जाता वाली चीज नहीं रहता, बल्कि एक जरूरी है वाली चीज बन जाता है। बिल्कुल, एक जरूरत बन जाता है। यहीं से वो अर्जेंसी पैदा होती है। समझ गया। तो गैप पहचानना और उसकी अहमियत जताना जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि ग्राहक की समस्या को समझें कैसे। अक्सर सेल्स वाले पूछते हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, या बताइए क्या मदद कर सकता हूं, क्या ये काफी है? नहीं, यही अक्सर चूक हो जाती है। ये सवाल बहुत सीधे हैं। हाँ।
और कई बार ग्राहक या तो खुद ही पूरी तरह नहीं जानता कि उसकी असली समस्या क्या है, या फिर वो बस ऊपरी बातें बताकर टाल देता है। सही। स्रोत सही कहता है कि सीधे ये पूछने के बजाय कि आपको क्या चाहिए, जी। ये समझना जरूरी है कि आप अभी कहाँ हैं और कहाँ पहुंचना चाहते हैं। इसके लिए सतही सवालों से आगे जाना होगा। तो फिर किस तरह के सवाल, तरीका क्या होना चाहिए? गहराई में उतरने वाले सवाल, खोदने वाले सवाल, जैसे ये जो चुनौती आप बता रहे हैं, इसका आपके रोजमर्रा के काम पर क्या असर पड़ रहा है? या अगर ये समस्या ऐसे ही बनी रही तो अगले 6 महीनों या साल भर में क्या हो सकता है? कहाँ होंगे आप? और दूसरी तरफ, अगर ये मसला हल हो जाए तो आपके लिए सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? बिल्कुल, मतलब क्या बदलेगा? ये सवाल न सिर्फ जानकारी देते हैं, बल्कि ग्राहक को सोचने पे भी मजबूर करते हैं। हाँ बिल्कुल, उसे अपनी स्थिति और उसके परिणामों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। मतलब अंदाजे लगाने से बचना है। जी। स्रोत में समस्या की पहचान, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, और समस्या का अंदाजा लगाना, प्रॉब्लम गेसिंग, के बीच के फर्क पर जोर दिया गया है। ये डॉक्टर वाले उदाहरण से शायद बेहतर समझ आएगा। हाँ, वो उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है यहाँ। जैसे डॉक्टर बिना पूरी जांच पड़ताल और टेस्ट की दवा नहीं लिखता, सही। वैसे ही एक अच्छा सेल्स पर्सन बिना ग्राहक की समस्या की तह तक जाए समाधान पेश नहीं करता। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? कुछ लक्षण देखते हैं और मान लेते हैं कि बीमारी पता चल गई। हाँ, और फौरन दवा सुझा देते हैं। गैप सेलिंग कहती है अजम्पशन छोड़ो, डायग्नोसिस करो। अंदाजा लगाना खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप उस समस्या का हल बेच रहे हो जो ग्राहक को है ही नहीं, या उसकी असल समस्या कुछ और हो जो आपने पकड़ी ही नहीं। निदान का मतलब है सवाल पूछना, ध्यान से सुनना, जानकारी इकट्ठा करना और फिर समस्या की जड़ तक पहुंचना। ठीक है, तो गहराई से समझना और निदान करना अहम है। लेकिन ग्राहक जब कोई फैसला लेता है तो क्या वो सिर्फ लॉजिक, मतलब तर्क के आधार पर लेता है? भावनाओं का, इमोशंस का भी तो रोल होता है। बिल्कुल होता है, और बहुत बड़ा रोल होता है। स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालता है कि ग्राहक के फैसले भावनाओं और तर्क दोनों से प्रभावित होते हैं, और गैप सेलिंग इन दोनों को ही साधने की कोशिश करती है। वो कैसे? मतलब तर्क और भावना दोनों को एक साथ कैसे एड्रेस किया जा सकता है? देखिए, भावनात्मक स्तर पर गैप सेलिंग यह उजागर करती है कि मौजूदा समस्या या वो जो गैप है वो ग्राहक को कैसा महसूस करा रहा है। अच्छा। क्या उसे फ्रस्ट्रेशन हो रही है? क्या वो कोई मौका चूक रहा है? क्या उसे किसी बात का डर सता रहा है? ये ग्राहक के भावनाओं को, उसके दर्द, निराशा, उम्मीद, आकांक्षा, इनको छूने की कोशिश है। जब ग्राहक भावनात्मक रूप से महसूस करता है कि हाँ यार, ये गैप मेरे लिए मायने रखता है, तब वो समाधान सुनने के लिए ज्यादा तैयार होता है। और तार्किक पहलू, लॉजिकल पहलू ये दिखाता है कि आपका सुझाया हुआ समाधान उस गैप को भरेगा कैसे। यहाँ तथ्य आते हैं, आंकड़े, प्रक्रियाएं, सबूत सामने आते हैं। ठीक है। ये ग्राहक के दिमाग को संतुष्ट करता है कि हाँ, ये समाधान प्रैक्टिकल है, काम करेगा और नतीजे देगा। तो गैप को महसूस कराना भावनात्मक काम है, और गैप को भरने का तरीका दिखाना तार्किक काम है। बिल्कुल। और एक कामयाब बिक्री के लिए अक्सर इन दोनों का संतुलन जरूरी होता है। सिर्फ भावनाओं पर खेलने से शायद भरोसा ना बने, और सिर्फ तर्क देने से शायद ग्राहक प्रेरित ना हो। ये सब करने के लिए मतलब ग्राहक की करंट स्टेट, फ्यूचर स्टेट, गैप, उसकी भावनाएं, तर्क, इन सबको समझने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका भी है, या बस सवाल पूछते जाना है? स्रोत में एक 5 चरणीय ढांचे का जिक्र है। हाँ, एक व्यवस्थित तरीका सुझाया गया है। इसे सेल्स सवालों का ढांचा, सेल्स क्वेश्चंस फ्रेमवर्क कह सकते हैं। ये बातचीत को भटकने से रोकता है और सही दिशा में ले जाता है। अच्छा, क्या है वो 5 चरण? पहला चरण है करंट स्टेट को समझना। ग्राहक अभी कहाँ है, उसकी प्रक्रियाएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, आजकल क्या दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, करंट स्टेट। दूसरा है फ्यूचर स्टेट को जानना। वो पहुंचना कहाँ चाहता है, उसके लक्ष्य क्या हैं, उसकी आकांक्षाएं क्या हैं, उसके लिए एक आदर्श स्थिति क्या होगी। ठीक है, वर्तमान और भविष्य समझ लिया। अगला कदम क्या है? तीसरा है इम्पैक्ट को उजागर करना। मतलब ये जो गैप है वर्तमान और भविष्य के बीच, इसका ग्राहक पर, उसके काम पर या शायद उसके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। असर, ये नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है। हाँ बिल्कुल। ये असर नकारात्मक हो सकता है, जैसे कोई दर्द या नुकसान, या सकारात्मक भी, जैसे कोई छुपा हुआ अवसर जिसे वो हासिल नहीं कर पा रहा। ओके। चौथा चरण है रूट कॉज तक पहुंचना। इस गैप की असली वजह क्या है,
सिर्फ ऊपरी लक्षणों पर नहीं रुकना, बल्कि तह तक जाना कि ये समस्या कहाँ से शुरू हो रही है, जड़ क्या है। और आखिरी चरण? 5वां और आखिरी चरण है सॉल्यूशन फिट। अब जब आपने गैप, उसका प्रभाव और उसका मूल कारण अच्छी तरह समझ लिया है, तब आप ये दिखाते हैं कि आपका समाधान इस खास गैप को भरने में कैसे मदद करेगा। अच्छा, तब आप अपना सोल्यूशन लाते हैं। हाँ, आप अपने समाधान को सीधे ग्राहक की पहचानी गई जरूरत से जोड़ते हैं। ये ढांचा सुनने में तो काफी लॉजिकल लगता है, लेकिन क्या ये बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला या जटिल नहीं हो जाएगा? कई बार सेल्स में तेजी दिखानी पड़ती है ना? हाँ, ये सवाल वाजिब है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये ढांचा असल में लंबे समय में समय बचाता है। वो कैसे? ये बेतरतीब सवाल पूछने से रोकता है और बातचीत को फोकस देता है। ये ग्राहक की स्थिति का व्यवस्थित निदान करने जैसा है, जैसे डॉक्टर करता है। हर कदम पिछले कदम पर बनता है, जिससे ग्राहक और विक्रेता दोनों के लिए स्पष्टता आती है। जब आप समस्या को इतनी गहराई से समझ लेते हैं, तो आप ज्यादा सटीक और प्रभावी समाधान पेश कर पाते हैं। इससे बाद में आने वाली आपत्तियां कम हो जाती हैं और सौदा जल्दी पक्का होने की संभावना बढ़ जाती है। ये जल्दबाजी में गलत समाधान बेचने से कहीं बेहतर है। ठीक है, मान लिया। अब एक और आम चीज पर आते हैं, फीचर्स। सेल्स वाले अक्सर अपने प्रोडक्ट के फीचर्स गिनाने में लग जाते हैं। इसमें 10 GB स्टोरेज है, इसकी स्पीड X है, वगैरह वगैरह। लेकिन स्रोत कहता है कि सिर्फ फीचर्स बताना काफी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि फीचर्स अपने आप में ग्राहक के लिए कुछ नहीं करते। वो बस ये बताते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, ये नहीं कि वो ग्राहक की किस जरूरत को पूरा करता है या किस समस्या को हल करता है। ग्राहक फीचर्स नहीं खरीदता, वो उन फीचर्स से मिलने वाला नतीजा, वो समाधान खरीदता है। स्रोत का वो 10 GB स्टोरेज वाला उदाहरण यहाँ सही बैठेगा? कोई सेल्स वाला कहे हमारे सॉफ्टवेयर में 10 GB स्टोरेज है, ये बस एक फैक्ट है। हाँ, एक तथ्य। इसका ग्राहक से क्या लेना देना? हो सकता है ग्राहक सोचे, तो मैं क्या करूं? सही। हो सकता है उसे 10 GB की जरूरत ही ना हो, या उसे समझ ही ना आए कि 10 GB उसके लिए अच्छा है या बुरा। लेकिन गैप सेलिंग का नजरिया इसे कैसे पेश करेगा? कैसे? शायद कुछ इस तरह। आप बता रहे थे कि आपके मौजूदा सिस्टम में स्टोरेज की कमी है, करंट स्टेट प्रॉब्लम, जिसके कारण आपकी टीम को बार बार पुरानी फाइल्स डिलीट करनी पड़ती है, जिससे उनका टाइम वेस्ट होता है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। ये गैप हो गया। हमारा ये सोल्यूशन, जिसमें 10 GB स्टोरेज है, सोल्यूशन फीचर, इस स्टोरेज की कमी को पूरी तरह खत्म कर देगा, जिससे आपकी टीम बिना रुकावट काम कर पाएगी और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फ्यूचर स्टेट आउटकम। समझ गया। यहाँ फीचर को सीधे ग्राहक के गैप, उसके दर्द और उसके इच्छित परिणाम से जोड़ा गया है। फीचर अब हवा में नहीं तैर रहा, उसका एक मकसद साफ दिख रहा है। बिल्कुल। फीचर तभी मायने रखता है जब वो ग्राहक के पहचाने गए गैप को भरने के सबूत के तौर पर पेश किया जाए। और यहीं पर कहानी कहने की शक्ति, यानी पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, भी बहुत काम आती है। सिर्फ तथ्यों और तर्कों से बात हमेशा पूरी नहीं होती। कहानियां ये किस तरह मदद करती हैं? क्या ये सिर्फ बात को दिलचस्प बनाने के लिए हैं? नहीं, ये सिर्फ दिलचस्प बनाने के लिए नहीं है, उससे कहीं बढ़कर है। स्रोत बताता है कि मिलती जुलती कहानियां सुनाना बहुत असरदार होता है। कैसे? जब आप ग्राहक को बताते हैं कि कैसे किसी और ने, जो शायद उनकी ही तरह की स्थिति में था, इसी तरह के गैप का सामना किया, फिर आपके समाधान का इस्तेमाल किया और कैसे सफल हुआ, तो ये कई चीजें करता है। जैसे कि? पहला, ये विश्वास बनाता है। दूसरा, ये आपके समाधान को सिर्फ एक दावा नहीं, बल्कि एक हकीकत की तरह पेश करता है। तीसरा और शायद सबसे जरूरी, ये ग्राहक को भावनात्मक रूप से जोड़ने में मदद करता है। अच्छा, वो सोचने लगता है कि ये मेरे लिए भी काम कर सकता है। हाँ, वो सोचने लगता है, अगर ये उनके लिए काम कर गया तो शायद मेरे लिए भी कर सकता है। कहानियां तथ्यों को जिंदा कर देती हैं, उन्हें संदर्भ देती हैं, वजन देती हैं। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ कुछ बेचने की तकनीकें नहीं हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये सोचने के पूरे तरीके को बदलने की बात है। स्रोत इसे एक मानसिकता में बदलाव, माइंडसेट शिफ्ट कह रहा है। बिल्कुल। आप एक प्रोडक्ट पुशर यानी सामान धकेलने वाले से एक प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी समस्या का समाधान करने वाले बन जाते हैं। और ये बदलाव सिर्फ आपके लिए नहीं है, ग्राहक भी इसे महसूस करता है। ग्राहक इसे कैसे महसूस करता है? उसे कैसे पता चलता है कि आप सिर्फ बेचने नहीं आए हैं? जब आपकी बातचीत, आपके सवाल, आपकी दिलचस्पी ग्राहक की स्थिति, उसकी चुनौतियों और उसके लक्ष्यों के इर्द गिर्द घूमती है, न कि सिर्फ आपके प्रोडक्ट के फीचर्स के।
तो ग्राहक को ये एहसास होता है कि आप वाकई उसकी मदद करने में रुचि रखते हैं। जब उसे लगता है कि आप उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, न कि सिर्फ उसे कुछ बेचने की, तो भरोसा पनपता है। और भरोसा ही सब कुछ है। हाँ, बिक्री के दुनिया में भरोसा ही सब कुछ है। ये रिश्ते को एक तरफा लेन देन से एक साझेदारी में बदल देता है, पार्टनरशिप बन जाती है। हाँ। और जब भरोसा बन जाता है तो ग्राहक आपकी सलाह मानने और आपके समाधान को अपनाने के लिए ज्यादा तैयार होता है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो कुछ मुख्य बातें क्या हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए स्रोत के हिसाब से? हाँ, कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जो बार बार सामने आते हैं। पहला, याद रखें कि ग्राहक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। वो अपनी मौजूदा शायद कम संतोषजनक स्थिति से एक बेहतर भविष्य की स्थिति में पहुंचना चाहता है। ठीक है। दूसरा, असली ताकत बेचने की कला में उतनी नहीं है जितनी सही सवाल पूछने और ध्यान से सुनने की कला, आर्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड लिसनिंग में है। यहीं से आप गैप को समझते हैं और विश्वास बनाते हैं। सुनना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। और तीसरा, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, गैप जितना बड़ा और महत्वपूर्ण होगा, आपके समाधान की जरूरत और बिक्री का अवसर उतना ही बड़ा होगा। मतलब फोकस पूरी तरह ग्राहक की दुनिया पर होना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम पर। निश्चित रूप से। केंद्रीय संदेश यही है, सफलता की कुंजी ग्राहक के ऊपरी तौर पर बताई गई जरूरतों को पूरा करने में नहीं, बल्कि उसकी अंदरूनी असली समस्या को समझने और उसे हल करने पर ध्यान केंद्रित करने में है। जब आपका पूरा ध्यान ग्राहक के गैप को भरने पर होता है तो बिक्री अक्सर अपने आप होने लगती है, एक स्वाभाविक परिणाम के तौर पर। तो सार यह है कि गैप सेलिंग हमें सिखाती है कि सिर्फ अपने प्रोडक्ट के गुणगान से आगे बढ़ें। हाँ, ग्राहक अभी कहाँ है, कहाँ जाना चाहता है, इसके बीच के फासले को समझें, उस फासले के असर को महसूस कराएं और फिर अपने समाधान को उस पुल की तरह पेश करें जो इस खाई को पाट सके। बिल्कुल सही कहा आपने। ये वाकई ग्राहक को केंद्र में रखने वाला एक समाधान पर आधारित नजरिया है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी जो शायद स्रोत सामग्री से थोड़ा आगे सोचने पर मजबूर करे। जरूर। अगर ये बात सच है कि ग्राहक हमेशा अपनी समस्या का समाधान ही खरीदता है, तो क्या ये जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, बिक्री या सेल्स, क्या ये खुद ही हमें सही दिशा में सोचने से थोड़ा रोकता है? दिलचस्प सवाल है। क्या ये शब्द हमें अनजाने में प्रोडक्ट पर ज्यादा और ग्राहक की समस्या के समाधान पर कम ध्यान देने के लिए उकसाता है? क्या हमें से पता नहीं समस्या, समाधान, साझेदारी या कुछ ऐसा कहना शुरू कर देना चाहिए? सोचने वाली बात है। हाँ, जरा सोचिए। ये नजरिया समाधान पर फोकस करने का सिर्फ औपचारिक सेल्स मीटिंग्स में ही नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की उन तमाम बातचीतों में कैसे काम आ सकता है जहां हम किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं या किसी को किसी काम के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। ये शायद हर जगह लागू होता है।